दिल्ली ब्लास्ट मामले में भले ही फौरी तौर पर दिख रहा हो कि खतरा टल गया है, लेकिन अगर घटनाओं और अब तक की जांच पर गौर करें तो समझ में आएगा कि वाकई में खतरा टला भी है कि नहीं, या फिर बड़ा खतरा अभी बाकी है जिसकी तलाश जारी है, जांच जारी है। और जब इसका खुलासा होगा तो साफ होगा कि आखिरकार टेरर का यह नेटवर्क करने की कोशिश क्या कर रहा था। 10 नवंबर को लाल किले के पास का विस्फोट केवल एक विस्फोट नहीं था, बल्कि एक वानगी थी इस बात की कि आतंकी प्लान क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विस्फोट हुआ वो अनप्लान्ड था। लापरवाही में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसमें फिदाइन उमर नबी भट्ट शामिल था, जिसकी वहां पर मौत हो गई। ये गाड़ी लेकर के वो जा रहा था। शुरुआती जांच में लगा कि उसका इरादा वहीं पर विस्फोट करने का था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है तो पता चल रहा है कि इन लोगों का इरादा कुछ बड़ा था, कुछ और था। चंद रोज पहले फरीदाबाद में जो बड़ा जखीरा पकड़ा गया विस्फोटक का, उसमें बहुत सारी बातें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो जखीरा पकड़ा गया, उसी की वजह से आतंकियों के एक बड़े नेटवर्क में घबराहट थी, और इसी घबराहट में 10 नवंबर को दिल्ली में विस्फोट हुआ, क्योंकि इस विस्फोटक को ये लोग शिफ्ट कर रहे थे उस कार में, और उसी दौरान ये विस्फोट हो गया। जांच में ये भी पता चला कि वो जो विस्फोटक था वो पूरी तरह से सेट भी नहीं किया गया था, इसीलिए इसके कुछ टुकड़े भी बाकी मिले, वहाँ सबूत के तौर पे मिले। इस फिदाइन हमले में उमर भट्ट के शरीर के टुकड़े जो मिले थे उससे मिलान किया गया उसकी माँ के डीएनए से, और वो भी मैच हो गया है। ये साफ करता है कि ये जो प्लान नेटवर्क था वो एक दूसरे से कैसे कैसे जुड़ता चला जा रहा था। ये जो कार चला रहा था कि डॉक्टर उमर ही था, और उसी की लाश के टुकड़े से डीएनए का मिलान किया गया। इसके बारे में पता चला कि 28 साल का एक पुलवामा जम्मू कश्मीर में रहने वाला था, और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है उसमें मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर था, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर था। और ये कैमोफ्लेज था एक तरीके से, यानी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जो बात हो रही है इसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद और ये जो उमर भट्ट है, दोनों ही ऐसे हैं जो बड़े ज़हीन काम में जुटे हुए थे, लेकिन असली में इनका इरादा आतंकी था। आगे की जांच शुरू हुई तो पता चला कि आतंकियों की सीरियल ब्लास्ट की योजना थी। सूत्रों के मुताबिक लगभग 8 संदिग्धों ने अलग अलग की टोली बना करके अलग अलग जगह पर विस्फोटक ले जाने थे और उनमें विस्फोट किया जाना था। ये सिलसिलेवार जो आईडी थे ये विस्फोट करके बड़ा नुकसान करने वाले थे। ये जो ग्रुप बन रहा था ये दो लोगों का ग्रुप था, एक फैसिलिटेटर हेल्पर और एक विस्फोटक को ले जाने का काम करता। इनके निशाने पे आखिर क्या था, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एजेंसियों का कहना यह है कि इनका इरादा बहुत खतरनाक था और इतना बड़ा जखीरा जो विस्फोटक का मिला वो भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि बड़े एरिया को, बड़ी जगहों को इनको टारगेट करना था। सूत्र ये भी बताते हैं कि जो आतंकियों के निशाने पे था उसमें अयोध्या भी था, क्योंकि जो बाबरी विध्वंस की बरसी यानी 6 दिसंबर को आने वाली है, उसको टारगेट करने वाले थे, उस दिन को टारगेट करने वाले थे और उसी दिन कई महत्वपूर्ण जगहों पर ये विस्फोट करने वाले थे, ऐसा इन लोगों को आशंका है। इस आतंकी मॉड्यूल ने आईईडी के विस्फोट के बाद असॉल्ट राइफलों का भी फायरिंग करने के लिए इस्तेमाल करना था। ये भी सूत्रों को पता चला, क्योंकि रिकवरीज जो हुई हैं उन रिकवरी में बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं जिससे पता चलता है कि जो वेपन थे, जो आईडी थी, जो और हथियार थे, वो सब इस्तेमाल करने वाले थे। अभी तक की जांच में पता चला है कि इस मामले में 3 गाड़ियां टोटल शामिल थीं, जिनमें से 2 को रिकवर किया जा चुका है, एक i20 और एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट, जिसका इस्तेमाल इस विस्फोट में किया जाने वाला था। इसके अलावा एक ब्रेजा कार भी थी जिसकी तलाश अभी जारी है और उनमें से कुछ गाड़ियां मिल भी गई हैं। फरीदाबाद पुलिस ने इकोस्पोर्ट कार को पार्क करने वाले व्यक्ति, जो कि फहीम उमर का रिश्तेदार है, उसको भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है ताकि साफ हो सके कि उसका इस पूरे मामले में क्या रोल है। पता चला है कि डॉक्टर उमर अपने एक हैंडलर जिसका नाम उकासा, जो कि सेशन ऐप नाम से एक ऐप्स के जरिए उनसे जुड़ा हुआ था, उससे बातचीत कर रहा था और वो अंकारा में है। और इसके लिए एजेंसीज ने संपर्क किया है इंटरनेशनल एजेंसी से, ताकि वहाँ से जो भी चीज़ें पता चल सकती हैं वो पता चले। इसके लिए एनआईए ने तुर्की दूतावास से संपर्क साधा है, सीआईए यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस जो यूनिट है उससे भी संपर्क किया है, CIK यानी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, वो टीम भी इसमें जुड़ी हुई है और कश्मीर की घाटी में 15-20 ठिकानों पर छापेमारी भी हुई जिससे कि सबूत इकट्ठे किए जा सकें।
कई और जिले हैं, कई और शहर हैं, कई और राज्य हैं जहां पर छापेमारी लगातार चल रही है, क्योंकि ये जो मामला है गंभीर धीरे धीरे होता जा रहा है। और इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो फरीदाबाद में विस्फोटक मिला था वो अलग अलग जगहों पर भेजा जाने वाला था और उसके जरिए बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर जो विस्फोट करने की योजना थी वो भी खोली जानी बाकी है, उसका खुलासा होना बाकी है। इस पूरे मामले में इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आए हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे आतंकवादी हमला कहा है और कहा है कि इससे भारत निपट लेगा। इस बीच जो राजनीतिक हलचल है उसमें भी विपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष तक सब एकजुट है। भले ही तमाम लोग सवाल ये भी उठा रहे हों, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सुरक्षा को लेकर के सरकार चेती नहीं, इसी वजह से इतना बड़ा धमाके का प्लान चल रहा था, इतनी बड़ी रिकवरीज हुई। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसीज इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासा कर रही हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जो प्लानिंग थी जाहिर सी बात है बहुत बड़ी थी और इस प्लानिंग के तह तक जाना बहुत जरूरी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो थे 6 दिसंबर और 26 जनवरी 2 तारीखें ऐसी थीं जिन पर उनका फोकस है। जिस दिन इस बड़े अंजाम को वो लोग आतंकी हरकत करने वाले थे और इसके लिए निशाने पर जो जगह थी वो जगह थी अयोध्या, इसके अलावा दिल्ली, इसके अलावा गुजरात और बहुत कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स जिनके बारे में एजेंसीज अभी खुलासा नहीं कर रही हैं। बहरहाल इन सब से अलग एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ से बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं, लेकिन अभी तक की जो जांच है और जानकारी है उसके मुताबिक ये बेहद गंभीर मामला था और उसकी एक एक परतें खुलने के साथ ये भी साफ हो रहा है कि आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे और उन खतरनाक इरादों के पीछे बहुत सारी वजह थी और उन वजहों में एक अयोध्या का राम मंदिर भी आता है। और ये भी बहुत परेशान करने वाली बात है क्योंकि आने वाली तारीख बहुत खास है भारत के लिए, 6 दिसंबर और 26 जनवरी। इस दिन के लिए अगर आतंकी कुछ प्लान कर रहे थे तो उसका वक्त रहते पूरी तरह से पर्दाफाश होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई दिल्ली ब्लास्ट के मामले में खतरा टल गया है या अभी भी खतरा बाकी है।